हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो हम करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और चैप्टर 5 के जो नोट्स हैं उसका लिंक भी हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज जो है चैप्टर 5 की। तो पहला क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो इसका आंसर है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में ज़रूरी होता है वो अवेलेबल होता है। और एनिमल में इसका कोई यूज़ नहीं होता, तो एब्सेंट लिखेंगे। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में जो है लार्ज वैक्यूल होता है, जिसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। और एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है, या फिर किसी एनिमल सेल में ये अवेलेबल नहीं होता। शेप कैसा होता है प्लांट सेल का, रेगुलर होता है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है अक्सर, जबकि एनिमल सेल क्या होती है, इरेगुलर होती है और राउंड शेप की होती है ज़्यादातर। एनर्जी स्टोरेज कहाँ होता है, एनर्जी स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजन। एनिमल सेल में एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लाइसोसोम्स रेयर और एब्सेंट। लाइसोसोम प्लांट सेल में क्या होते हैं, कम ही पाए जाते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। और लाइसोसोम जो होता है एनिमल सेल में कॉमन होता है, यानी सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल्स। और मतलब प्लांट सेल में क्या है, यूजुअली एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रियोल्स का होना। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहले फीचर लिख देनी है आपने, और उसके बाद डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। तो डीएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है जो वेल डिफाइंड होता है, जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और साइज की बात करें तो साइज क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। और जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, लार्ज होती है प्रोकैरियोटिक सेल से, इसका होता है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल में क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स तो होते हैं लेकिन उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी आउटर कवरेज नहीं होती इनकी, यानी। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से ढके होते हैं सारे। डीएनए शेप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर शेप का होता है। इसमें क्या होता है, लीनियर होता है डीएनए का शेप यूकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल क्या है इसका, बैक्टीरिया या आर्किया, ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्लांट सेल यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स ही होती है। लेकिन कुछ और भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यानी प्रोटोजोआ, सारे जो है यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोसिस और मायोसिस, दो किस्म की सेल डिवीजन के तरीके होते हैं ये। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सिंपल होती है स्ट्रक्चर में, और ये क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें भी होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की रप्चर्ड हो गई यानी डैमेज हो गई तो क्या होगा। इसका आंसर है इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन द सेल वुड फेस सीरियस consequences. What happens? The plasma membrane controls what enters and labels the cells. अब सेल के अंदर बाहर जो है मटेरियल जो है मूव ऑन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इफ इट इज़ ब्रोकन हार्मफुल सब्सटेंसेस कैन इंटर फ्रीली। और अगर ये डैमेज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हार्मफुल सब्सटेंसेस टॉक्सिन्स हो गया और बैक्टीरिया हो गया क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे सेल के अंदर। एंड इसेंशियल मटेरियल्स लाइक आयंस न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स कैन लीक आउट। दूसरा सेल्स के अंदर बनने वाली जितनी चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स हो गया प्रोटीन्स हो गया वो क्या हो करेगा, लीक हो जाएगा। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ब्रोकन द सेल कांट कंट्रोल थिंग्स लाइक पीएच। तो पीएच मेंटेन हो नहीं पाएगा जो सेल के सर्वाइवल के लिए प्रॉपर पीएच का होना ज़रूरी है। एंड साल्ट लेवल्स और साल्ट लेवल का होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर। तो ये होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। होम्योस्टेसिस का मतलब जैसे कि साल्ट का बैलेंस शुगर का बैलेंस ये होना ज़रूरी है। ये बैलेंस नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगेगी बॉडी को। दिस कैन कॉज द सेल टू स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। और जब पीएच मेंटेन नहीं हो पाएगा और होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सेल वर्क करना स्टॉप कर देगी और डाई हो जाएगी। तीसरा है द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स में लीक। तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स भी क्या है, ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होगा, उनसे मटेरियल होगा लीक करने लगेगा। एंड वाइटल प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस जो हो गया सेल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगला है इफ़ द डैमेज इज नॉट फिक्स्ड सून द सेल यूजुअली डाइज। तो सेल यूजुअली क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। आइदर इन एन अनकंट्रोल्ड वे कॉल्ड नेक्रोसिस और इन अ कंट्रोल्ड वे कॉल्ड एडोप्टोसिस। जैसे कि लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम में क्या होता है, जैसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस इंटर करता है तो वो उसको लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि लाइसोसोम में क्या होता है, बहुत पावरफुल एंजाइम्स होता है जो उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकिल कर देता है बॉडी में। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपरेटस। अगर सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होगा तो गोल्जी अपरेटस का जो काम है वो काम करना बंद कर देगा। इफ ए सेल हैड नो गोल्जी अपरेटस सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस वुड बी डिसरप्टेड। तो बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस प्रोवाइड करता है वो नहीं होंगे, लीडिंग टू सीरियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सेल सर्वाइवल। जिससे सेल सर्वाइवल क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको लिखना है नो प्रोटीन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। एक तो प्रोटीन की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रोटीन की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, गोल्जी अपरेटस में होती है। प्रोटीन कहाँ बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। लेकिन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कहाँ होती है, गोल्जी अपरेटस में, जो वो नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन्स मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड नॉट बी मॉडिफाइड और सॉल्टेड और पैकेज्ड। तो जहाँ पे यूज़ होना था प्रोटीन का वो यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गोल्जी अपरेटस से ही क्या होगा, मॉडिफाई होगा प्रोटीन। दिस मीन्स प्रोटीन माइट नॉट वर्क राइट। तो प्रोटीन बनेगा तो जाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाएगा। दे कुड गो टू द रॉन्ग प्लेस और नॉट लीव द सेल और सेल एट ऑल। तो बोलने का मतलब क्या है, एक तो रॉन्ग प्लेस में प्रोटीन चले जाएगा, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ चले जाएगा, और जहाँ चाहिए यानी सेल के बाहर प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन बाहर नहीं जा पाएगा। दूसरा पॉइंट है डिसरप्टेड सीक्रेशंस। हमारी बॉडी में क्या होता है, सीक्रेशन होता है। जैसे कि इंसुलिन सीक्रेट कौन करता है, पैंक्रियाज।
तो पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट का स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, तो सीक्रेशन होता है। तो ये सीक्रेशन क्या रुक जाएगा, क्योंकि गोल्जी अपरेटस एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, ये सीक्रेशन रुक जाएगा। वुड फेल टू एक्सपोर्ट नीडेड सब्सटेंसेस। तो म्यूकस हो गया, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को बैलेंस करता है, तो इंसुलिन एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा सेल के बाहर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तीसरा, लाइसोसोम फॉर्मेशन वुड स्टॉप। लाइसोसोम क्या करता है, जो बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है और बॉडी के अंदर रिसाइकिल कर देता है, तो वो नहीं हो पाएगा। गोल्जी मेक्स लाइसोसोम्स, क्योंकि गोल्जी अपरेटस क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाता है। विदाउट इट द सेल कुडंट ब्रेक डाउन वेस्ट और ओल्ड ऑर्गेनेल्स। ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकिल कर देता है बॉडी में, लीडिंग टू टॉक्सिक बिल्डअप। तो हमारी बॉडी में क्या है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वो फोर्थ पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन मेंटेनेंस फेल्स। सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस जो है फेल हो जाएगी। अब प्रोटीन जो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो है सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करना है, डैमेज सेल मेम्ब्रेन है कोई, तो जो है वो मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। तब गोल्जी हेल्प्स ऐड न्यू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को जाता है वो गोल्जी अपरेटस से होते हुए जाता है, तो वो नहीं जा पाएगा, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर नहीं हो पाएगी। विदाउट इट मेम्ब्रेन रिपेयर एंड एक्सपेंशन वुड स्टॉप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई। इसका आंसर है द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगुलर नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लूरल है। एक सेल में क्या होता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी अपरेटस भी बहुत सारे होते हैं, तो कोई एक नहीं होता इनमें ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज़ द मेन साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, ए प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एटीपी। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी C6H12O6 जो फूड हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल। ये सब क्या है, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कहीं मतलब क्या है, सारे ऑर्गन तो एनर्जी से चलते हैं, तो इसलिए एटीपी जो है कहाँ किस ऑर्गन में कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो यहाँ से सप्लाई होती है एनर्जी। तो इसलिए एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। एटीपी पावर्स नियरली ऑल द एक्टिविटीज़ इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं किससे होती हैं, एटीपी की वजह से होती है। सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व सिग्नलिंग हो गया, एंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या करता है, एटीपी से ही पॉसिबल हो पाता है। आंसर भले ही आपको इतना ही लिखना है इसका, लेकिन की पॉइंट जानने जरूरी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, एंड कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। दे आर स्पेशली एबंडेंट इन एनर्जी डिमांडिंग सेल्स। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लाइक मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। नर्व सेल, क्योंकि यहाँ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट द एनर्जी a cell needs to live and function. That is why they are called the powerhouse. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, why do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? The lipids and protein, इसका आंसर है the lipids and protein that make up the cell membrane are synthesized in the two main organelles. Endoplasmic reticulum, जिसको बोलते हैं, दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं जिसको। तो यहाँ क्या बनता है, सिंथेसाइजेस लिपिड्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल।
विच आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। तो ये तो होता है एसीआर का काम, लिपिड्स बनाता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर क्या काम करता है? इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाता है, दैट आर आइदर इंसर्टेड इनटू सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन को ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिपेयर करना है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ए सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, और सेल के बाहर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से सीक्रेट करता है कौन? आरईआर, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये वो सेंटर होते हैं, प्रोटीन बनाने के सेंटर होते हैं राइबोसोम्स में। अगला है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है? मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्या है कि प्रोटीन जितना बन गया तो उसको मॉडिफाई करके सेल के अंदर कहाँ पे यूज़ करना है, तो मॉडिफाइड फॉर्म इसकी यूज़ होती है। तो ये मॉडिफाई करने का काम करता है गोल्जी अपरेटस, लिपिड्स को भी और प्रोटीन्स को भी, जो इसको कहाँ से मिलता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड डायरेक्ट देम टू देयर करेक्ट लोकेशंस, और करेक्ट लोकेशन तक पहुँचाता है। जिस भी पार्ट को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो वो गोल्जी अपरेटस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर की ज़रूरत होती है तो क्या हो, इसकी पैकेजिंग और कितना ज़रूरत है वो गोल्जी अपरेटस से कंट्रोल होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? एन अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के ये स्टेप्स हैं। पहले क्या करता है अमीबा? सेंस करता है फूड को। द अमीबा डिटेक्ट्स फूड पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया और एल्गी इन इट्स सराउंडिंग्स। सेकेंड में क्या करता है? इनगल्फ करता है। इनगल्फ द फूड, इट एक्सटेंड इट्स स्यूडोपोडिया। जैसे कि मतलब ये मान लें ये अमीबा है, तो ये क्या करता है? जैसे फूड पार्टिकल नज़दीक में आता है तो क्या करता है? ये स्यूडोपोडिया इसके आगे से एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी ये फिंगर टाइप में ये क्या होगा? इसके चारों तरफ आ जाएंगे और इस प्रकार से एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। वंस द फूड इज इंक्लोज्ड द मेम्ब्रेन पिंच्ड ऑफ क्रिएटिंग ए फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। तो क्या होता है? इसके अंदर एक वैक्यूल तैयार हो जाता है, यानी ये फूड इसके अंदर आ गया ये। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है। एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द वैक्यूल टू ब्रेक डाउन द फूड, और उसके बाद एंजाइम्स इस फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है ये फूड उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट रिमूवल, अनडाइजेस्टेड रिमेन्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल, और उसके बाद जो है एक्सपेल हो जाता है अनडाइजेस्टेड जो होता है, क्योंकि ये सराउंडिंग के टच में है, वाटर में रहता है, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, तो ये क्या है? पानी में चली जाएगा अनडाइजेस्टेड। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? इसका आंसर है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो ये तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। की पॉइंट्स क्या याद रखना आपको इसमें? ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मूव्स, नॉट सॉलिड्स लाइक साल्ट और शुगर। तो इसमें वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस में केवल। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू पास बट ब्लॉक्स लार्जर मॉलिक्यूल्स और सॉलिड्स। तो वाटर को तो जाने देता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल है सॉलिड्स के उनको नहीं जाने देता। वाटर मूव्स टू बैलेंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये सेल है, तो बाहर और अंदर वाटर के बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। ऑस्मोसिस कंटिन्यूज अंटिल द वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक होती रहती है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर सेल के, जब तक ये कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 9, carry out the following osmosis experiment. Take 4 peeled potatoes halves and squeeze each one out to make potatoes cups. One of these potato cups should be made from wild potato. Put each potato cup in a trough containing water. तो बोलने का मतलब है ट्रफ कंटेनिंग वाटर का मतलब कि कोई वाइडर आपने कंटेनर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हम इसमें पोटैटोज़ को रख सकें। अब 3 पोटैटोज़ तो हमने क्या है कच्चे लेने हैं और उनको उनके कप बना देने हैं और उनको हॉलो कर देना है। और ये 3 कप बता रहा, पहला कप ए है, दूसरा कप क्या है बी, तीसरा कप है सी और चौथा कप हो गया डी। अब क्या बता रहा है, कीप कप ए एम्प्टी, ये एम्प्टी कप है, ए वाला एम्प्टी है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, इसमें क्या रखना है आपको, शुगर, तो ये शुगर है। इसमें क्या है, सी वाले में साल्ट है, साल्ट। और डी वाला क्या है, बॉइल्ड वाला है, और बॉइल्ड वाले में क्या रखा हुआ है, शुगर रखा है। इसमें शुगर है बॉइल्ड वाले में, मतलब बॉइल्ड वाला है, पहले इसको छीलना है और इसको हॉलो कर देना है, तो डी वाला वो है। अब क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब बी एंड सी में वाटर गैदर होना शुरू होता है। इसमें क्या है, वाटर है, वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन तो पहले से था। इसमें क्या है, साल्ट का सॉल्यूशन है। इसमें बी वाले में शुगर है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। अब होता क्या है, और इसमें जो है शुगर का है, डी वाले में, इसमें भी शुगर का है। अब होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन बी एंड सी। तो बी एंड सी में वाटर क्यों गैदर हो जाता है, यानी वाटर पहले इतना था, अब वाटर क्या है, ये भर जाता पूरा, ये पूरा वाटर से और भर जाता है। क्यों, ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। अब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर, और अंदर क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन नहीं, शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन अंदर क्या है, कम है पोटैटोज़ के अंदर। तो वाटर कहाँ फ्लो, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होगा, यानी पोटैटोज़ में और पानी आ जाएगा इकट्ठा हो। उसी प्रकार साल्ट वाला जो कप है उसमें भी बाहर से वाटर का कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर ज़्यादा है, अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा वाटर, तो ये कप भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो किसकी वजह से हो रहा है ये, ऑस्मोसिस की वजह से। और क्या लिखना है आपको, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब पोटैटो ए तो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये जानने के लिए, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए साल्ट सॉलिड का होना ज़रूरी है। अब इसमें सॉलिड ही नहीं है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी नहीं, ये क्योंकि खाली है, एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। तो क्योंकि सॉलिड इसमें एब्सेंट है, और यहाँ पर से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अवेलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इज ए मस्ट, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। थर्ड है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तो ए एंड डी में क्यों नहीं होता, ए में तो ये हो गया कि सॉलिड नहीं था, देयर इज नो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, तो वाटर में अंदर बाहर वाटर है और अंदर वाटर ही नहीं है, मतलब कि सॉलिड नहीं है, तो क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन सॉलिड, सो ऑस्मोसिस विल नॉट अकर इन केस ऑफ पोटैटो ए। एंड पोटैटो डी में क्या है, क्योंकि पोटैटो डी जो है ये क्या है, बॉइल्ड है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन डेड हो गई तो सेल मेम्ब्रेन अपना काम नहीं करेगी, इसलिए इसमें भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ए और डी में ऑस्मोसिस क्यों नहीं होता, इसका रीज़न आपको पता लग गया होगा।
क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। वाइल्ड वाले में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसकी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और वो अपना काम नहीं करेगी, तो इसमें ऑस्मोसिस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, which type of cell division is required for growth and repair of the body and which type is involved in the formation of gametes? तो सेल दो तरह से डिवाइड होती हैं। द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर माइटोसिस एंड मायोसिस, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पजेज। माइटोसिस में क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। माइटोसिस इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज, जैसे छोटे से बड़ा होता कोई तो सेल क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, छोटे से डेवलप होता रहता है और उसका साइज बड़ा होता रहता है, ये माइटोसिस प्रोसेस से होता है। और हमारे जितनी सेल्स हैं डैमेज हो जाती हैं, डैमेज होने के बाद न्यू सेल डेवलप होने लगती हैं, तो वो माइटोसिस प्रोसेस से नई सेल बनती हैं और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए नई सेल जनरेट होती हैं माइटोसिस से। प्रोसेस क्या होती है, द सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब एक सेल ये है, इससे दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। कैसे होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल में, तो इन डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट सेल की। तो ये स्पेशलिटी है, ये फीचर है किसकी, माइटोसिस की। सोमेटिक बॉडी सेल्स का मतलब क्या है कि सोमेटिक बॉडी सेल्स का मतलब है हमारी जो बाकी बॉडी सेल्स है, नर्व सेल हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनको सोमेटिक कहा जाता है। यानी जो सेल्स गैमेट्स की हैं ये अलग होती हैं और बाकी की सेल्स को क्या बोलेंगे, सोमेटिक। मायोसिस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन में मायोसिस होता है। मायोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग गैमेट्स, यानी जो स्पर्म होते हैं और एग सेल्स होती हैं, ये किस प्रोसेस से बनते हैं, मायोसिस की प्रोसेस से बनते हैं। और कौन सी सेल्स, टेस्टेज में या ओवरीज में जो सेल्स होंगी उनमें मायोसिस की प्रोसेस होती है। तो मायोसिस रिजल्ट्स इन 4 जेनेटिकली डाइवर्स डॉटर सेल्स। तो मायोसिस में क्या होता है, मान लिए पेरेंट सेल है, पहले क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेट होगा और 2 डॉटर सेल बनेंगी, जो मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इनमें क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। तो इनको हैप्लॉइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेरेंट सेल से क्रोमोसोम्स इनमें डिफरेंट होते हैं और बाकी की क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलग अलग कम्बिनेशन में ये अरेंज हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल फिर दोबारा से डिवीजन होती है इसकी, और इस प्रकार ये एग्जैक्ट कॉपीज होती है। जैसे इसमें 23 हैं, इसमें भी 23 हैं, तो ये जो है स्प्लिट अप हो जाता है, यानी ये इसकी कॉपीज़ में जनरेट कर लेता है। ये 23 2 कॉपीज़ बन जाती हैं इसकी, तो 23 इसमें हो जाएंगे, 23 इसमें, ये भी इसमें 23। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मायोसिस। और ये क्या होता है, स्पर्म सेल और एग सेल्स जो बनती हैं मायोसिस प्रोसेस से ही बनती हैं। उसके बाद जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये सेल्स क्या होती हैं, रिकम्बाइन होती हैं रिप्रोडक्शन में। फिर 23 + 23 क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम तब जाके बनता है। जब जाइगोट बनता है तो उसमें कितने सेल हो जाएंगे, कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।